जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। आज जो है हम अपना जो है वर्क एनर्जी इन पावर का चैप्टर जो कि हम कल की क्लास में कर रहे थे, उसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और कल हम जो वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे उसमें हम यहाँ तक पहुंचे थे। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 अब हमें जो है करना है आज। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि टू बॉक्सेस एक्स एंड वाई हैव द सेम मास। बॉक्स एक्स इज लिफ्टेड वर्टिकली थ्रू अ हाइट h by a force of magnitude F. Box Y is pulled along a slope by a force of the same magnitude to reach the same height as shown. Which statement is correct? Both boxes gain the same amount of gravitational potential energy and the same amount of work is done by the two forces. B. Both boxes gain the same amount of gravitational potential energy but more work is done by the force acting on box Y than by the force acting on box X. C. Box Y gains less gravitational potential energy than box X because the weight of the box Y is less than the weight of the box X. D. Box Y gain more gravitational potential energy than box X as more work is done by the force acting on box Y than by the force acting on box X. मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोग जो है वो इस क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि आपके ख्याल में इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ए बी सी डी में से। और मुझे इसका रीजन भी बताएं कि आप क्यों समझते हैं कि आंसर ये ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, आराम से सुकून से गो थ्रू द क्वेश्चन, सुकून से उसको पढ़ें, सारे ऑप्शंस को गौर से पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। मैं वन बाय वन आप लोगों से पूछूंगा, आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएंगे कि आप क्या समझते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ठीक है, तमाम लोग इसको जरा गौर से पढ़ें और इसको जरा गो थ्रू करें अच्छी तरह से। हाँ जी, पढ़ा आप लोगों ने सवाल गौर से? ठीक है, तो अरिश बदर आप बताएं बेटा, आपके ख्याल में इसका आंसर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। हाँ भाई अलिशबा, आपसे क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ में आया आपके? अच्छा, अलिशबा को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई फायका, आपकी क्या समझ में आया इसको पढ़ के, अगर आपने पढ़ा है? और आप क्या आंसर समझती हैं इसका? फायका हुसैन।
सभी पाखा को भी शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। और मोहम्मद जयान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर मुझे लग रहा है जी कि मोहम्मद जयान। बी आंसर लग रहा होगा सर। पोटेंशियल एनर्जी तो सेम अमाउंट में ही होगी, बढ़ेगी, लेकिन वर्क डन चेंज होगा क्योंकि स्लोप वाले में फोर्स वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल इन द पैरेलल डायरेक्शन टू द फोर्स। इस वजह से वर्क डन डिफरेंट होगा बॉक्स एक्स से, बस ये रीजन लगा है। जी रामिश साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी रामिश साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, रामिश साहब का जो माइक खराब है। ठीक है, ताबिश महराज साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इसके ऊपर? नो सर। तो आपको कुछ समझ में नहीं आया इसको पढ़ के? सर मैं अभी आया हूँ। आप अभी आए तो आप कहाँ थे इतनी देर से? ताबिश, आप कहाँ थे इतनी देर से? सर वो काम था, एक बीच में आ गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा चलें, ये सवाल पढ़े, हम आपका वेट कर रहे हैं। आप इस सवाल को अच्छी तरह से पढ़ें और फिर बताएं इसका क्या जवाब होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। मीनवाइल अभी आप बताओ बेटा जरा, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? सर मुझे लग रहा है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो सेम इंक्रीज होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लोप पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो इसलिए मुझे बी लग रहा है। बी लग रहा है तुम्हें? ठीक है, सही है। हमना, तुम क्या कहती हो? हमना शाहिद? जी सर। हाँ, तुम्हारे ख्याल में आंसर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? बी। बी क्यों होना चाहिए, वजह? मैं बता रही हूँ आपको, मुझे तो पूरी क्लास बी कह रही है, मुझे लगा बी होगा, मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? तो क्या मिड टर्म में भी यही किया था कि जो पूरी क्लास ने जवाब लिखा था वही तुमने भी लिख दिया था क्या? तो क्या पता पूरी क्लास में मुझसे देख के लिखा हो, वो तो मैंने सुना था ना, वो तो मैंने पढ़ा था ना उसके लिए। अच्छा, नहीं मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि तुम लोग की क्लास में बहुत सारे लोग हैं ना, बिल्कुल आंसर बिल्कुल डिट्टो कॉपी एक जैसे ही हैं और सारे मार्क्स स्कीम वाले आंसर हैं। तो इस पे मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। बहरहाल चलो खैर। का तो मुझे देखिए नहीं ये पता। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि दो बॉक्सेस हैं एक्स और वाई, दोनों का मास सेम है। अब आपने दोनों की पोटेंशियल एनर्जी और दोनों पे जो वर्क डन हुआ है इसको कंपेयर करना है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के बराबर होती है। तो यहाँ पर मास x का और मास y का दोनों का बराबर है, क्योंकि लिखा हुआ है बोथ ऑफ देम हैव सेम मास। वैल्यू ऑफ जी दोनों के लिए बराबर है। और h का मतलब होता है वर्टिकल हाइट। तो जो वर्टिकल हाइट गेन की है वो दोनों ने सेम गेन की, तो लिहाजा दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी का गेन है वो सेम। लेकिन जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है एक्स, उसने जो डिस्टेंस कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो एच कवर किया है। और दूसरा वाले ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो ये स्लोप का डिस्टेंस कवर किया है। इसको अगर मैं डी बोल दूं तो उसका वर्क डन होगा एफ इंटू डी। एंड डेफिनेटली जो डिस्टेंस डी है ये हाइट एच से ज्यादा है, क्योंकि सारे जो जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होता है वो परपेंडिकुलर से ज्यादा होता है। तो लिहाजा क्योंकि डिस्टेंस डी जो है वर्टिकल हाइट एच से ज्यादा है, तो लिहाजा इसका वर्क डन जो वो भी क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा।
देयरफॉर दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का गेन तो सेम होगा, लेकिन वर्क डन ऑन वाई जो है वो ज्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ बॉक्सेस गेन द सेम अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बट मोर वर्क इज डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन बॉक्स वाई देन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉक्स एक्स। तो इसके हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है सर जी बेटा बोलो। डी में भी तो यही है कि वाई में ज्यादा वर्क डन हो रहा है। लेकिन डी में एक बात गलत लिखी हुई है कि वाई गेन्स मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज गलत लिखी हुई है ना। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर गेन कर रहे हैं ना, इस वजह सर से फ्रिक्शन का कुछ नहीं होगा क्या इसमें? फ्रिक्शन का होगा, बिल्कुल होगा। तो जो आपने वर्क डन किया होगा वो पोटेंशियल एनर्जी गेन और प्लस फ्रिक्शन दोनों के बराबर होगा ना, जब तो वर्क डन ज्यादा आ रहा है वाई का। फ्रिक्शन है और गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बराबर होगा, तो इसलिए इसका वर्क डन सही, ज्यादा आ रहा है। ओके सर। चलें अब इसी के अगले पेज को हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। Here an object of mass 0.3 kg is thrown vertically upwards from the ground with an initial velocity of 8 meter per second. The object reaches a maximum height of 1.9 meter. So how much work is done against air resistance as the object rises to its maximum height? देखिए जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चले ऊपर गए आप, ये वाला कल कर तो लिया था। से ये सेम पेज है वही, सॉरी सेम पेज है। क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि मास अटैच टू द लोअर एंड। इस पेज को डिलीट कर दूं मैं, कर चुका हूं ऑलरेडी। A mass attached to the lower end of a spring bounces up and down. At which point in the path of the mass do the gravitational potential energy GP, the elastic potential energy of the spring EPE, and the kinetic energy of the mass KE have their highest values? देखें बात यह है कि अगर फर्ज करें कि आप जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, देखें फर्ज करें कि अगर ये एक स्प्रिंग है, ये एक सिंपल स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग पर आपने एक मास हैंग किया, मास को आपने हैंग किया भाई, मास को हैंग करके आपने स्ट्रेच किया, तो ये मास अपने लोएस्ट पॉइंट पे आया, फिर मास ऊपर उठेगा, ये मास इस वक्त अपनी मिडिल पोजीशन पर है, और फिर ये मास बिल्कुल हाईएस्ट पोजीशन पर। तो ये इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये इसकी बॉटम पोजीशन है जब ये स्प्रिंग बिल्कुल स्ट्रेच हुआ हुआ होगा। ये इसकी जो है वो मिडिल पोजीशन है जब ये बीच में से गुजर रहा होगा, और ये इसकी टॉप पोजीशन है जब स्प्रिंग हाईएस्ट पोजीशन पर होगा। तो अगर आप तीनों एनर्जीज की बात करें तो डेफिनेटली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हाईएस्ट पॉइंट पर हाईएस्ट होगी ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट पे डिपेंड करती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टॉप पर हाईएस्ट होगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की उस वक्त हाईएस्ट होगी जब स्प्रिंग सबसे ज्यादा स्ट्रेच हुआ हुआ होगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी बॉटम पे हाईएस्ट होगी, और काइनेटिक एनर्जी आपकी मिडिल में हाईएस्ट होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उस वक्त हाईएस्ट होती है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड मैक्सिमम होती है। जब ये स्प्रिंग ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा होगा तो लोएस्ट पोजीशन पर इसकी स्पीड 0 होगी, फिर ये ऊपर जाएगा और हाईएस्ट पोजीशन पे भी इसकी स्पीड 0 होगी। तो लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों पोजीशन पे इसकी स्पीड 0 होगी, मिडिल में इसकी स्पीड जो है मैक्सिमम होगी। तो लिहाजा हमारा जो जवाब बनेगा ये बनेगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होगी? टॉप पर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होगी? बॉटम पर। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होगी? मिडिल में। देयरफॉर आंसर इज सी। तो सवाल का जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि a truck of mass 500 kilogram moves from rest at the top of a section of track 400 meter long and 30 meter high as shown. Frictional forces acting on the truck is 250 Newton throughout its journey. ट्रक ऊपर से चलना शुरू करेगा, स्लोप की लंबाई है 400 मीटर, स्लोप की हाइट है 30 मीटर। ट्रक रेस्ट से चलना शुरू करेगा और यहाँ पर एक फ्रिक्शन है,
और जो फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट है, और फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो कितनी है, फ्रिक्शन की जो फोर्स है अब 250 न्यूटन है फिक्स। अब यहाँ पर जब ट्रक नीचे पहुंचेगा तो यहाँ पर अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो यहाँ पर लूज क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है आपकी। उसके अगेंस्ट आप गेन क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो आप गेन कर रहे हैं वो आप गेन कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। और इसके अलावा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा गेन की साइड पर आता है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपको पता है कि हमेशा जो गेन वाली साइड पर आता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपका बराबर होगा किसके, mgh के। गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपका बराबर होगा हाफ mv स्क्वायर के, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपका बराबर होगा फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। मास ऑफ ट्रक है 500 किलोग्राम, वैल्यू ऑफ जी होती है 9.81, हाइट है वर्टिकल 30 मीटर। ऐसे हाफ इंटू मास ऑफ ट्रक इज 500, स्पीड ऑफ ट्रक जो कि बॉटम पर होगी वो आपको मालूम करनी है, और प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में फ्रिक्शन आएगी 250 न्यूटन, और कितने डिस्टेंस तक फ्रिक्शन लगती रही है, 400 मीटर के डिस्टेंस तक फ्रिक्शन लगती रही। ठीक है भाई, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा भाई 15,000 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 250 v स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25 4 100,000। इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके बताएं v का आंसर क्या आ रहा है, शाबाश जल्दी से। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं v का आंसर क्या आ रहा है। 13.7 आंसर आ रहा है। 13.7 आंसर आ रहा है, इसको आप 2SF में राउंड ऑफ करेंगे तो 2SF में राउंड ऑफ करके क्या बनेगा, ये 14 मीटर पर सेकंड बनेगा। तो लिहाजा आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ट्रॉली रोल्स अलोंग a horizontal surface and then travels up a slope before reaching a second horizontal surface. The slope is of length L. The trolley has mass capital M. The slope is at an angle alpha to the horizontal surface. The second horizontal surface is at height h above the first surface. Assume negligible frictional forces. The acceleration of free fall is known. In order to determine the minimum initial velocity of the trolley for it to reach the top of the slope, which additional values are needed? देखें, यहाँ पर एक ट्रॉली जो है वो चलती हुई आती है, फिर उस स्लोप पे ऊपर चढ़ती है और यहाँ पहुंच जाती है। फ्रिक्शन यहाँ पर नेग्लिजिबल है तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो कह रहा है कि अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि इसकी स्पीड, यानी कि यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी होना चाहिए, जिस मिनिमम स्पीड के साथ ये स्लोप पे ऊपर यहाँ तक पहुंच पाएगी, तो उस मिनिमम स्पीड को मालूम करने के लिए आपको एल, एम, अल्फा, एच, इन सब चीजों में से क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। आपको फिलहाल सिर्फ एक चीज पता है और वो है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, यानी कि जी आपको पता है, जो कि दायरा 9.81 होगा। तो अगर आपको जी की वैल्यू पता हो तो वेलोसिटी v यानी कि मिनिमम स्पीड v मालूम करने के लिए आपको और क्या क्या पता होना चाहिए, एच, एम, एल, अल्फा वगैरह में से। यहाँ पे जब आपकी इक्वेशन बनेगी, जब आपकी ट्रॉली ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो आप लूज क्या करेंगे, आप लूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी, और आप गेन क्या करेंगे, आप गेन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है गेन के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्सेज आर नेग्लिजिबल। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपका किसके बराबर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, एम जी एच के बराबर होगा। एम से एम कैंसिल, तो वी आपका बराबर होगा √2g(h) के। तो अगर यहाँ पर अगर आप v कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2 and g is already known to you. You only require h. तो अगर आपके पास h की वैल्यू अगर मौजूद है तो फिर आप स्पीड v जो बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पीड,
एच ओनली। आपको सिर्फ एच पता हो तो आप जो है वैल्यू ऑफ स्पीड जो है मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस वर्कशीट। और ये वर्कशीट नंबर 27 आपकी फिनिश हो गई। अब जरा हम चलते हैं आगे, और जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? वो कॉन्सेप्ट कहलाता है पावर। तो अब हमें बात करनी है पावर। पावर के बारे में हम बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। पहली बात हम ये लिख सकते हैं कि पावर का मतलब क्या होता है। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। दूसरी जबान में इसको आप कह सकते हैं कि पावर जो है वो बराबर है वर्क अपॉन टाइम। बाय द वे, जब कहीं पे कोई वर्क डन होता है तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो लिहाजा जितना वर्क हो रहा होगा उतनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी। लिहाजा इसको आप वर्क अपॉन टाइम भी कह सकते हैं, या एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी कन्वर्टेड या एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम भी कह सकते हैं। और पावर इज सिंपली इज इक्वल टू W अपॉन T। पावर वर्क अपॉन टाइम है। पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और पावर की जो SI यूनिट है वो क्या है? पावर की SI यूनिट जो है वो वॉट है, कैपिटल W से शो। और जो 1 वॉट है वो बराबर है किसके? वो बराबर है 1 जूल पर सेकंड के बराबर। उसकी वजह ये है कि जो वर्क आपने यहाँ पे लिखा है, वर्क को आप जूल में नापते हैं, टाइम को आप सेकंड में नापते हैं, पावर को आप वॉट में नापते हैं। तो 1 वॉट किसके बराबर हुआ? 1 जूल पर सेकंड के बराबर हुआ। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम यहाँ पर ये डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉट, तो मैं आपको पहले भी कई दफा बता चुका हूँ कि किसी यूनिट की डेफिनेशन बताने का मतलब क्या होता है। किसी यूनिट की डेफिनेशन बताने का मतलब ये होता है कि आप ये बताते हैं कि वो यूनिट 1 कितनी होगी। जैसे मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि 1 न्यूटन को डिफाइन करने का मतलब ये होगा कि आपको ये बताना है कि 1 न्यूटन कितनी फोर्स को कहते हैं, या 1 जूल को डिफाइन करने का मतलब ये होगा कि 1 जूल कितने वर्क को कहते हैं। ऐसे 1 वॉट को डिफाइन करने का मतलब ये होगा कि 1 वॉट कितनी पावर को कहते हैं। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 1 वॉट इज द पावर when a work of 1 joule is done in 1 second। अगर आप 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क डन करें तो आपने कितनी पावर प्रोड्यूस की? आपने जो है वो 1 वॉट पावर जो है प्रोड्यूस की। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वॉट, या दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट। इसके अलावा यहाँ पर एक एस्पेक्ट और भी है इसको देखने की, और वो एस्पेक्ट वो जो एस्पेक्ट है वो ये है कि पावर बराबर है वर्क अपॉन टाइम के। इन आपको पता है कि वर्क बराबर होता है किसके? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम को देखें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वो आपकी स्पीड होती है, यानी कि v। सो पावर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्पीड, यानी कि F इंटू वी। पावर को जो है आप फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्पीड या F इंटू वी भी जो है वो भी कह सकते हैं। तो दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर। सो पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। डेफिनेशन ऑफ पावर का जो फॉर्मूला है वो W अपॉन T है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर की SI यूनिट वॉट होती है। 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड को कहते हैं, और डेफिनेशन ऑफ वॉट भी मैंने लिख दी। इसके अलावा पावर को एक फॉर्मूला F इंटू वी लगा के भी कैलकुलेट किया जा सकता है। समटाइम्स वी यूज किलोवाट। सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। 1 megawatt is equal to 1 million watt, and 1 gigawatt is equal to 1 billion watt, यानी कि 10 power 9 watt।
यू नीड टू रिमेम्बर वन थिंग कि आपको बचपन में पढ़ाया गया था किलोवाट आवर। तो आप किलोवाट को और किलोवाट आवर को कंफ्यूज ना कीजिएगा। किलोवाट आवर जो है वो पावर नापने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि किलोवाट आवर जो है वो यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो kilowatt is unit of power, but kilowatt hour is not the unit of power. Kilowatt hour is a unit of energy. And by the way, 1 kilowatt hour energy is equal to 3.6 exponent 6 joules of energy. तो आप किलोवाट में और किलोवाट आवर में जो है वो कंफ्यूज मत होइएगा। किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो किलोवाट का मतलब है 1000 वाट और किलोवाट आवर का मतलब है 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल्स एनर्जी। ठीक है, तो ये हमने पावर पे थोड़ी सी बेसिक बात कर ली। अब जरा इसकी भी एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं, और इसकी जो वर्कशीट होगी ज़ाहिर है वर्कशीट नंबर 28 होगी, क्योंकि लास्ट हमने वर्कशीट नंबर 27 की थी। तो इसकी जो वर्कशीट होना चाहिए वो वर्कशीट नंबर 28 होनी चाहिए। दिस इज वर्कशीट नंबर 28। अब हम अगर वर्कशीट नंबर 28 को देखें तो उसका जो पहला सवाल है वो क्या है। इसका पहला सवाल ये है कि द पावर P required to move an object through a medium at constant speed depends on the speed V। यानी कि एक चीज को अगर आप मूव कराते हैं तो उसको मूव कराने के लिए जो पावर चाहिए वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करती है। ठीक है, जबकि F जो है यहाँ पर फोर्स है। आप कह रहे जो ये फोर्स F है ये भी स्पीड V पे डिपेंड करती है। तो बताएं कि विच रू शोज अ पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड फोर्स एंड पावर। यानी एक चीज की जो पावर है स्पीड पे डिपेंड कर रही है, और उसकी जो फोर्स लगेगी, जो रेजिस्टिव फोर्स है, वो भी स्पीड V पे डिपेंड करेगी। तो बताएं स्पीड में, पावर में और फोर्स में क्या रिलेशनशिप बनेगा। देखें, अगर F जो है वो डिपेंड करती है, अगर F डिपेंड करता है ऑन स्पीड, तो स्पीड पर डिपेंड करने के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट करेंगे फोर्स जो है, रेजिस्टिव फोर्स जो है वो अगर स्पीड पर डिपेंड करती है, तो स्पीड पर डिपेंड करने के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर F जो है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। F जो है वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। F जो है स्पीड के क्यूब के भी प्रोपोर्शनल हो सकता है। F जो है वो अंडर रूट V के भी प्रोपोर्शन हो सकता है, वगैरह वगैरह। बट पावर जो है वो बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्पीड के। तो फोर्स जिस पे भी डिपेंड करेगा, पावर उसके मल्टीप्लाई बाय V पे डिपेंड करेगा। यानी फर्स्ट करें, अगर फोर्स आपका जो है, फोर्स आपका डिपेंड कर रहा है V पे, तो फिर आपकी जो पावर है वो किस पे डिपेंड करेगी, V इंटू V पे, यानी कि V स्क्वायर पे। ऐसे अगर फोर्स डिपेंड कर रहा है V स्क्वायर पे, तो फिर पावर किस पे डिपेंड करेगी, V स्क्वायर इंटू V पे, यानी कि V क्यूब पे। ऐसे फोर्स अगर डिपेंड कर रहा है V क्यूब पे, तो फिर पावर किस पे डिपेंड करेगा, V क्यूब मल्टीप्लाई बाय V पे, यानी कि पावर डिपेंड करेगा V की पावर 4 पे। अगर फोर्स डिपेंड कर रहा है अंडर रूट V पे, तो फिर पावर किस पे डिपेंड करेगा, पावर डिपेंड करेगा V इंटू अंडर रूट V। मकसद कहने का है कि फोर्स जो है V की जिस एक्सपोनेंशियल पावर पे डिपेंड करेगा, पावर जो है V की उस एक्सपोनेंशियल पावर से एक ज्यादा पे डिपेंड करेगा। यानी फोर्स अगर V पे डिपेंड करेगा तो पावर V स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। फोर्स अगर V स्क्वायर पे डिपेंड करेगा तो पावर V क्यूब पे डिपेंड करेगा। फोर्स अगर V क्यूब पे डिपेंड करेगा तो पावर V की पावर 4 पे डिपेंड करेगा। फोर्स अगर अंडर रूट V पे डिपेंड करेगा तो पावर V इंटू अंडर रूट V पे डिपेंड करेगा। अब चारों ऑप्शन को देख लें। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू V एंड फोर्स एंड पावर इज कांस्टेंट, तो ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरे में कह रहा है कि फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन V एंड पावर इज डिपेंडेंट ऑन V, ये भी गलत है। जब फोर्स अगर V पे डिपेंडेंट है तो पावर V स्क्वायर पे डिपेंडेंट होना चाहिए। डी में कह रहा है कि फोर्स इज डिपेंडेंट टू V स्क्वायर एंड पावर इज आल्सो डिपेंडेंट टू V स्क्वायर, ये भी गलत है। अगर फोर्स V स्क्वायर पे डिपेंडेंट है तो पावर V क्यूब पे डिपेंडेंट होना चाहिए। डी में कह रहा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर एंड पावर इज प्रोपोर्शनल टू V क्यूब, ये बिल्कुल सही, क्योंकि आपकी जो फोर्स V की जिस वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, पावर जो है वो एक पावर ज्यादा पे डिपेंड कर रही है। फोर्स अगर V स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है तो पावर V क्यूब पे डिपेंड कर रही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी जो है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2,
A man has a mass of 80 kilogram. He ties himself to one end of a rope which passes over a single fixed pulley. He pulls on the other end of the rope to lift himself up at an average speed of 50 सेंटीमीटर पर सेकंड. इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा. 50 सेंटीमीटर का मतलब है 0.5 मीटर पर सेकंड. सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 100 करते हैं. 50 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा. तो आपकी स्पीड हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकंड. अब इस बंदे का मास कितना है? 80 किलोग्राम है. ये कर क्या रहा है? इसने अपने आप को रस्सी से बांधा, रस्सी को पुली से गुजारा, अब उस पुली को पकड़ के खींच रहा है. तो इसकी वजह से बंदा ऊपर जा रहा है. जब वो बंदा ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकंड. ये बताइए पावर कितनी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है. देखेंगे जब स्पीड का जिक्र आ जाएगा तो पावर किसके बराबर होगी? एफ इंटू वी के बराबर होगी. अगर स्पीड का जिक्र नहीं आएगा तो फिर पावर वर्क अपॉन टाइम के बराबर होगी. अब यहाँ पे जो बंदा फोर्स लगा रहा है वो इसमें लगा रहा है ताकि वो अपने आप को लिफ्ट कर सके. तो जब आप इस चीज को लिफ्ट करते हैं तो लिफ्ट करने के लिए जो आप फोर्स लगाते हैं वो फोर्स वेट के बराबर होती है. तो वेट को आप स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे. अब वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 इंटू 9.81. तो वेट जो होता है वो एम के बराबर होता है. एम यहाँ पर 80 किलोग्राम है और जी की वैल्यू 9.81 है और वी की वैल्यू 0.5. ठीक है. तो इसको आप मल्टीप्लाई करके बताएं मुझे क्या आंसर आ रहा है. 80 इंटू 9.8 इंटू 0.5. जल्दी बताएं फटाफट. आनंद फारन 392.4. 392.4. ये 392.4 वॉट हो जाएगा. अब 392.4 वॉट तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन इसको हम किलोवाट में चेंज कर लें, यानी कि डिवाइड बाय 1000 करते हैं तो बनेगा 0.39 किलोवाट. 0.39 किलोवाट का ऑप्शन आपके पास मौजूद है जो कि आपका ऑप्शन बी है. फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? माशाल्लाह से आपका आंसर बी हो जाएगा इस सवाल. क्वेश्चन नंबर 3. What is the average power output of a laser that can deliver 0.2 joule of energy in 10 nanoseconds? तभी हमने कहा था कि पावर या तो वर्क अपॉन टाइम के बराबर होता है या एनर्जी अपॉन टाइम के बराबर होता है. एनर्जी यहाँ पर है 0.20 जूल और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 10 नैनोसेकंड. 10 नैनोसेकंड मतलब है 10 की पावर -9. तो लिहाजा पावर आपकी बराबर आएगी 0.02 और 10 की पावर -9 ऊपर जाके +9. अब आपको आंसर या तो नैनो में गिवन है या मिली में गिवन है या किलो में गिवन है या मेगा में गिवन है. अभी आंसर आपका गीगा में लिखा हुआ है. अगर इसको मेगा में चेंज करके देखते हैं. अगर हम इसको 0.02 से 0.2 कर लें तो 10 की पावर 8 हो जाएगा. इसको अगर 2 कर लें तो 10 की पावर 7 हो जाएगा. तो अगर 20 कर लें तो 10 की पावर 6 हो जाएगा. अब 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? मेगा. तो पावर बनेगी 20 मेगावाट. ठीक है. 20 मेगावाट का ऑप्शन है हमारे पास. तो जनाब वाली 20 मेगावाट का ऑप्शन बिल्कुल है हमारे पास और वो ऑप्शन कौन सा है? डी. तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सवाल का आंसर डी हो जाएगा. डी फॉर डॉक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कह रहे हैं क्या लोडेड एरोप्लेन हैज अ टोटल मास ऑफ 1.2 exponent 5 किलोग्राम. While climbing after takeoff, it climbs at an angle of 23 degree to the horizontal with a speed of 50 meter per second. So what is the rate at which it is gaining potential energy at this time? What is the rate? देखें जब भी रेट का जिक्र आए ना तो आमतौर पर इसका मतलब क्या होता है? उसका आमतौर पर मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम. व्हाट इज द रेट? यानी कि डिवाइड बाय टाइम एट विच इट इज गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी. यानी कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का गेन है, आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का गेन है उसको डिवाइड बाय आपको टाइम कर दें. आपको आंसर निकाल. पोटेंशियल एनर्जी का गेन किसके बराबर होता है? mgh अपॉन टी. आपको mgh अपॉन टी निकालना है. ठीक है. निकालते हैं. सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि जो जहाज जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. जहाज की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड. जहाज एंगल कितना बना रहा है? जहाज एंगल बना रहा है आपका 23 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है. जहाज जो है वो 50 मीटर पर सेकंड का जो है वो स्पीड ये इंक्लाइंड स्पीड है. ठीक है.
ये जो है हाइट है जो कि जहाज कवर कर रहा है। अब इस फॉर्मूले में जो हाइट लिखी है वर्टिकल हाइट है, और वर्टिकल हाइट डिवाइड बाय टाइम का मतलब क्या होगा? वर्टिकल हाइट डिवाइड बाय टाइम का मतलब होगा वर्टिकल स्पीड। जो रेट ऑफ गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर होगा mg इंटू वी, लेकिन v कौन सी स्पीड? वर्टिकल स्पीड। यहाँ पे जो आपको 50 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ये वर्टिकल स्पीड थोड़ी है, तो आपके ये तो आपकी मतलब टोटल स्पीड है। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो कितनी होगी? 50 इंटू साइन 23 डिग्री। और जो इसकी वर्टिकल स्पीड होगी वो कितनी होगी? जो वर्टिकल स्पीड होगी वो होगी 50 इंटू साइन 23 डिग्री। हॉरिजॉन्टल जो साइन 23 नहीं होगी, सॉरी कॉस 23 होगी। तो यहाँ पर जो mgv का फॉर्मूला हमारा बना है इसमें h अपॉन t का मतलब होगा वर्टिकल स्पीड, क्योंकि h का मतलब वर्टिकल हाइट था। तो मास ऑफ एरोप्लेन इज 1.2 एक्सपोनेंट 5 किलोग्राम, वैल्यू ऑफ g इज 9.81, और जो वर्टिकल स्पीड आएगी वो 50 इंटू साइन 23 है। 50 इंटू साइन 23 डिग्री। जरा इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। 1.2 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 9.81 इंटू 50 इंटू साइन 23। पूरे को मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। Sir, 2.3 into 10 to the power 7. आगे दोबारा बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका। 2299843। अबे भाई एक्सपोनेंट में बता दो ना यार। 2.3 एक्सपोनेंट कितना बनेगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 7 जूल पर सेकंड। 2.3 एक्सपोनेंट 7 का मतलब क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 5। सर वो उसके एंड में cos 23 नहीं है? किसके नहीं? साइन 23 होगा ना, हमने वर्टिकल स्पीड लेनी है। अच्छा, वर्टिकल स्पीड में तो साइन आएगा ना, हॉरिजॉन्टल थोड़ी लेनी है। हाइट तो वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल स्पीड लेंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं क्या रेसिंग कार हैज एन आउटपुट पावर ऑफ 300 किलोवाट। ये आपकी पावर हो गई। ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, ये भी हो गई। व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स? एफ मालूम करना है। तो बहुत सिंपल सवाल है। पावर बराबर है किसके? एफ इंटू वी। अब पावर इज 300 किलोवाट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय 60। फोर्स बराबर होगी 300 डिवाइड बाय 60 किलो न्यूटन के, क्योंकि पावर आपने किलोवाट में लिया तो आंसर भी किलो न्यूटन में आएगा। 65 आंसर हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। 5 किलो न्यूटन का मतलब क्या होगा? आंसर इज ए। ठीक है, सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 6। An electrical generator. An electrical generator is started at time 0. The total electrical energy generated during the first 5 seconds is shown.
So what is the maximum electrical power generated at any instant during these 5 seconds? देखिए इस ग्राफ के y एक्सिस पर है एनर्जी और x एक्सिस पर है टाइम। तो किसी भी ग्राफ के जो y एक्सिस पर जो क्वांटिटी होती है उसको अगर x एक्सिस पे मौजूद क्वांटिटी से डिवाइड करें तो वो चीज़ क्या कहलाती है? ग्राफ का स्लोप कहलाती है, यानी कि ग्रेडियंट कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर y एक्सिस पर है एनर्जी, x एक्सिस पे है टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम जो है वो पावर के बराबर होती है। तो चूंकि यहाँ पर एनर्जी जो है y एक्सिस पर है, टाइम x एक्सिस पर है, तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो पावर होगा। तो आप ये देखें कि ग्रेडियंट सबसे ज्यादा कहाँ पर है? ग्रेडियंट सबसे ज्यादा जो है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सबसे ज्यादा ग्रेडियंट है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ग्रेडियंट मालूम कर लें, वही आपका मैक्सिमम पावर होगा। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ग्रेडियंट, यानी कि जब आप मैक्सिमम पावर मालूम करें, ग्रेडियंट होता है y2 माइनस y1, तो हो जाएगा 40 माइनस 10 ऑन x2 माइनस x1, 3 माइनस 1, दैट शुड बी 30 वॉट। अभी तो मैक्सिमम पावर आएगी इस डायग्राम के मुताबिक वो 30 वॉट आएगी, यानी कि मैक्सिमम पावर यहाँ पर C आएगी 30 वॉट। दिस इज द मैक्सिमम पावर। ठीक है, ये बात हजम हो गई सब लोगों को? नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सर वो जो अभी 3 माइनस 1 किया है वहाँ पे 3 माइनस 2 नहीं होना चाहिए? अच्छा, वो 3 माइनस 2 ही किया मैंने, लेकिन वो असल में आदमी का दिमाग तेज चल रहा होता है ना, तो मेरे जहन में ये था कि इसका आंसर 1 आएगा, जब देखो मैंने डिवाइड बाय 1 करके 30 आंसर लिखा है। ये बेसिकली 2 ही है। 3 माइनस 2 1 आएगा, तो 40 माइनस 10 30 अपॉन 130। ठीक है, 3 माइनस 2 होगा, बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। A car of mass 1400 kilogram is traveling on a straight horizontal road at a constant speed of 25 meter per second. The output power from the car's engine is 30 kilowatt. The car then travels up a slope at 2 degrees to the horizontal, maintaining the same constant speed. What is the output power of the car's engine when the traveling up the slope? अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। वो ये रहा है कि कार जो है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और वो कितनी पावर यूज कर रही है? 30 किलोवाट की पावर यूज कर रही है। आगे जाके एक स्लोप आ गया। अब उस स्लोप पर जो है वो 25 मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड को मेंटेन रखा हुआ है, तो 30 किलोवाट पावर तो चाहिए इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप जो है ना वर्टिकल हाइट भी तो गेन कर रहे हैं ना, तो आप जो यहाँ पर वर्टिकल हाइट गेन कर रहे हैं, उस वर्टिकल हाइट गेन करने की वजह से आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए होगी। तो उस एक्स्ट्रा पावर को जो आपका गाड़ी का इंजन का आउटपुट है उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल पावर न्यू पावर ऑफ इंजन है। अब जब आप वर्टिकली डिस्टेंस कवर करते हैं तो बेसिकली आप जो वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन क्या है? गेन ऑफ पोटेंशियल है। और गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अब इसके लिए कितनी पावर चाहिए होगी? उसके लिए डिवाइड बाय टाइम करना पड़ेगा। तो आपको जो एडिशनल पावर चाहिए टू गेन पोटेंशियल एनर्जी टू गेन हाइट, वो mgh अपॉन टी के बराबर होगा। इसमें से h अपॉन टी क्या होता है? इसमें से h अपॉन टी जो होता है वो बेसिकली वर्टिकल स्पीड होती है आपकी। तो ये वर्टिकल हाइट है ना, ये वर्टिकल स्पीड हो। अभी जो आपकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, उसका एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और ये किसके बराबर होगा? 25 इंटू cos 2 डिग्री। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा? जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा 25 इंटू साइन 2 डिग्री। लिहाजा यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए उसमें m चाहिए आपको, m कितना है? 1400 किलोग्राम। g चाहिए आपको 9.81 और आपको वर्टिकल स्पीड चाहिए जो कि है 25 इंटू साइन 2 डिग्री। सर ये सॉल्व करके बताएं इसका क्या आंसर आ रहा है? 1400 इंटू 9.81 इंटू 25 इंटू साइन 2 डिग्री। जल्दी फटाफट शाबाश। 12 kilowatt. दोबारा बोलो। 12 kilowatt. इसका आंसर है 12,000 वाट, यानी कि 12 किलोवाट। तो देखें आपको 30 किलोवाट तो पहले से ही चाहिए था स्पीड को मेंटेन करने के लिए। अब ये हाइट गेन करने के लिए आपको 12 किलोवाट और चाहिए, तो टोटल आपको कितना चाहिए? 30 प्लस 12, यानी कि अब आपको टोटल पावर ऑफ इंजन कितनी चाहिए? 42 किलोवाट की पावर चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब जरा मेरी बात गौर से सुने।
और से ये सुने हैं कि आप अपने गूगल क्लासरूम पे जाके चेक करें फिजिक्स की क्लास का, तो वहां पर आपको जो है वो असाइनमेंट नंबर 14 जो है वो असाइन कर दी गई है। और जो असाइनमेंट नंबर 14 आपको असाइन कर दी गई है, ये आपको कल तक सॉल्व करके कल रात 11:59 तक, यानी कल रात 12 बजे से पहले पहले सबमिट करानी है। आप इसको लेट सबमिट कराएंगे तो फिर चेक नहीं होगी और फिर आपको इसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। असाइनमेंट नंबर 14 जो है लाजमी तौर पे सब लोग जो है कल रात तक गूगल क्लासरूम पे सॉल्व करके सबमिट करा दें। सो प्लीज गो थ्रू योर गूगल क्लासरूम असाइनमेंट्स और वहाँ पे देखें आपको असाइनमेंट नंबर 14 असाइन की है फिजिक्स में। सर पीडीएफ Assignment फाइल number तो 14 नहीं है बुक उसके में अंदर, solve करें। सिर्फ सेक्शन बना हुआ है उसका। तो पीडीएफ फाइल तो पीडीएफ की जरूरत नहीं है ना, असाइनमेंट की बुक तो दी हुई है ना आपको। अच्छा अच्छा सही अब है। असाइनमेंट ओके की बुक में से सॉल्व करें ना, उसकी तस्वीर लेके भेज दें उसको आप। असाइनमेंट की बुक में से उसको सॉल्व करें और तस्वीर लेके उसको अपलोड कर दें उसको, ठीक है। ओके असाइनमेंट कल रात तक लाजमी सॉल्व करके सबमिट करा देगा तो ये चेक हो जाएगी, फिर अदरवाइज ये चेक नहीं होगी, ठीक है। चलो सही, मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।